हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। तो हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमने देख लिया और कनेक्टिव टिश्यू की थोड़ी बहुत हमने इंट्रोडक्शन ली थी। तो कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। क्या डेफिनेशन याद है कनेक्टिव टिश्यू की? क्या था कि वो कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये सब बेसिक सी बातें याद है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि कैसे हम कनेक्टिव टिश्यू को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो ये आपको पता होगा कि कैसे कैसे मैंने चीज़ें बताई थी कि जब हम पढ़ेंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन लास्ट में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज में हम क्या पढ़ रहे थे? एक एरियोलर पढ़ेंगे, दूसरा आप एक एडिपोज पढ़ोगे। डेंस में आप पढ़ोगे डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। फिर स्पेशलाइज वाले में आप बोन, कार्टिलेज, ये सब पढ़ोगे। तो ये ओवरव्यू दिमाग में क्लियर है। तो आज हम कंटिन्यू कहाँ से कर रहे हैं? उसी लूज कनेक्टिव टिश्यू में से कौन सा हम उठा रहे हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला पार्ट हम क्या देख रहे हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यही देख रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी डेफिनेशन भी हमें ये चीज़ें पता थी कि कनेक्टिव टिश्यू डेफिनेशन तो मान लो हमें पता है, किन चीज़ों से बना होता है कनेक्टिव टिश्यू ये भी हमें पता है। क्या क्या चीज़ें बताई थी याद है? सेल्स होते हैं इसमें, फाइबर्स होते हैं, ध्यान रखना, और साथ ही साथ ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ें, तो वो तो सीधी सी बात है, इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे। और इनमें क्या खास बात होती है? पहली चीज़ तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन डेफिनेशन था कि ये कनेक्ट या सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हमारी जो एपिथेलियल होती है, चाहे ये जो एपिडर्मिस दिख रही है ऊपर की, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही हमारे स्किन के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। बीनीथ द स्किन। और क्या काम करता है हमारी स्किन के नीचे रह के? ये एपिथेलियम को एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक नीचे का पूरी फर्श तैयार करके रख दिया और अब आप इस पे क्या करो? लेट जाओ शांति से। तो बस यही काम करता है किसके लिए? कनेक्टिव टिश्यू ऊपर की एपिथेलियम के लिए। ठीक है, सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके लिए क्या करता है? एक सपोर्ट फ्रेमवर्क तैयार करता है कि उस पे एपिथेलियम आराम से बैठ सके। याद है जब एपिथेलियम पढ़ा रहा था, नीचे कनेक्टिव टिश्यू भी दिखा रहा था, तो वैसे ही समझो आप इसको। अब ज़रा से इसको बना के देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज़ से बना होता है? डायरेक्ट डायग्राम भी बना देता हूँ। देखो, टिश्यू है, सीधी सी बात है, ग्राउंड मैट्रिक्स और सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, फाइबर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सेल भी इसमें होगा। किस किस तरह की सेल होती है बताता हूँ। एक तो सबसे मेन सेल आपकी ये समझो जो फाइबर सिक्रीट कर रही होगी। ठीक है, ये ऐसे, यही क्या करेगी? फाइबर सिक्रीट कर रही होती है, जिसको आप, इस सेल को आप क्या बोलते हो? फाइब्रोब्लास्ट सेल बोलते हो। यहीं पे लिख लूं, आप इस सेल को क्या बोलते हो? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ये क्या करती है? सिक्रीट। ये फाइबर को बनाती भी है और निकालती भी है। ठीक है, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। ये फाइबर्स को बनाती भी है और उसे सिक्रीट भी करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये सबको पता है क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस है। और इनमें कौन कौन सी अलग तरीके की सेल्स होती है ज़रा बताना।
एक तरह के सेल्स आपकी यहाँ पर ऐसी प्रेजेंट होगी जिसको आप बोलते हो क्या, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है आपकी, मैक्रोफेज, और यहाँ पे एक आपकी प्रेजेंट होगी मैस्ट सेल। ये सब क्या है, WBCs की सेल्स हैं। तो ये मैक्रोफेज क्या करेंगी, मैक्रोफेज ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटोसिस। जिन्हें नहीं पता है फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मतलब ये होता है, फैगो मतलब निगल जाना, जैसे पूरा निगल लेना, साइटोसिस मतलब अपने सेल के अंदर ही, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को जो कि बाहरी कोई भी आया मान लो अटैक करने, तो ये क्या करती हैं, सीधा उसको अपने सेल के अंदर ही निगल ले जाती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये मैक्रोफेज सेल है। दूसरी एक आपकी सेल यहाँ समझ लो प्रेजेंट होती है ऐसे कुछ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैस्ट सेल। मैस्ट सेल बोल लो या फिर कह सकते हो काफ़ी मस्त सेल है क्यों, क्योंकि ये काफ़ी काम कर रही है। जैसे कि हो सकता है कभी ये नसें हैं वेसल्स, कभी नसों को चौड़ा कर देगी तो कभी नसों को पतला कर देगी, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर देगी, या फिर कभी नस के अंदर बहने वाला जो ब्लड है उसका फ्लूइड मेंटेन करेगी, उसको जमने नहीं देगी। 2-3 काम कर सकती है। मतलब ये मैस्ट सेल जो होती है ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती है, जैसे कि ये एक सब्सटेंस रिलीज करती है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, इसको आप बोलते हो वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर मतलब वेसल्स को डायलेट करता है, वेसल्स को डायलेट करता है मतलब बीपी आपकी लो हो गई, ठीक है। जैसे मान लो ये वेसल्स की चौड़ाई कुछ इतनी थी, इसको बाद में ये डायलेट करके अगर चौड़ा कर देगा तो यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा था, अब ये धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर घट नहीं जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर घटा देते हैं, ठीक है। कौन, आपके हिस्टामिन। और साथ ही साथ हिस्टामिन कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में भी काम आते हैं, सम एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस में भी। दूसरी चीज़ ये सिक्रीट करती हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है सेरोटोनिन, जैसे लगता है सर पकड़ के बैठ गया है, बिल्कुल ऐसे ही समझो कि ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, अगर वेसल्स चौड़ी हैं और उसको आप और कंस्ट्रिक्ट कर दोगे तो जो प्रेशर है उसका वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये सिक्रीट कर रहा होता है, हिस्टामिन सिक्रीट करेगा, सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा और हेपेरिन सिक्रीट करेगा। हेपेरिन सिक्रीट करेगा। हेपेरिन क्या होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये वो सब्सटेंस होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता, मतलब ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। अगर ब्लड जम गया तो क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर खून के थक्के जम गए बॉडी के अंदर तो हमें क्या हो सकता है, अटैक आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, या ब्लड कैपिलरी टूट सकती है, फट सकती है। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हेपेरिन यहाँ पे आता है, जो एंटी कोगुलेंट का काम करता है, तो जमने नहीं देता। लेकिन अगर चोट लगती है, आप देखते हो जैसे ही ब्लड जैसे एयर के एक्सपोज में आता है, तो यही हेपेरिन क्या करता है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और उसको ब्लड को जमा देता है, ठीक है, कोगुलेशन का काम करने लगता है जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है। बट अगर ये बॉडी के अंदर ही है तो ये क्या काम करेगा, ये एंटी कोगुलेंट का काम करता है, एंटी कोगुलेंट। ये हमें पता है। मैक्रोफेजेस हमने देख ली। फाइब्रोब्लास्ट इनमें सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, और ये कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन बात क्या थी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात थी। इसी तरह एक और कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, कौन सा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये आप नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। नोट डाउन कर लो एक बार, हो गया, डन। देखना, एरियोलर हमने देख लिया, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू अब हमें देखना है।
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू खासकर फैट स्टोरेज वाला ये काम के लिए आता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई साहब? ये भी स्किन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट बिलो द स्किन। तो ये अलग कैसे है, काम क्या कर रहा होता है ये? ठीक है, ये अलग इसलिए है कि इनकी जो सेल्स होती हैं ये थोड़ी सी अपने आप में रूप इनका थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब ये स्पेशलाइज हो जाती हैं। किस काम के लिए? इनमें फैट स्टोर होता है। जो भी आप एक्स्ट्रा खाना ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हो तो जो फैट आपका ये जो है, फैट क्या है? एक्सेस न्यूट्रिएंट का स्टोर हो जाना बॉडी में। मतलब इनकी कुछ सेल्स में वो फैट स्टोर होने लग जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? फैट जमा हो गया। यही तो होगा जब आप आंदोलन करोगे, अनशन पे बैठोगे, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन्हीं फैट वाले मॉलिक्यूल से मिलते हैं, जो कि दोबारा आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये प्रेजेंट बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, और इसकी जो कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, फैट स्टोर करने के लिए। ठीक है, ऐसी दो तरीके की आपको देखने को मिलेगी सेल्स इनकी। एक होगी आपकी कैसी? यूनिलॉक्यूलर। इसी यूनिलॉक्यूलर को ही आप वाइट फैट का नाम भी देते हो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? यूनिलॉक्यूलर मतलब कोई भी सेल है इनकी, ठीक है, उन सेल में जो सेल थोड़ी सी स्पेशलाइज हो गई है, मतलब उसमें फैट स्टोर हो सकता है, और बाकी तो मान लो साइटोप्लाज्म, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है आपका क्या है? फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, जब फैट ग्लोब्यूल सिर्फ एक प्रेजेंट होता है किसी चीज़ में, ये क्या है आपका? यूनिलॉक्यूलर फैट वाला। ये इसी को आप क्या बोलते हो? वाइट फैट का भी नाम देते हो। ये खासकर एडल्ट्स में, बूढ़ों में ये सब वाली चीज़ें होती हैं। जब आप बात करते हो मल्टीलॉक्यूलर फैट, मल्टीलॉक्यूलर फैट वाला, इसी को आप ब्राउन फैट भी बोलते हो, ब्राउन फैट। और ये ब्राउन फैट पता है, ये सेल है, मान लो न्यूक्लियस था, मल्टीलॉक्यूलर मतलब फैट के ग्लोब्यूल ढेर सारे हैं। ठीक है, मोर देन वन फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल। अगर एक से ज़्यादा ये फैट ग्लोब्यूल है, इसी को आप क्या बोलते हो? ब्राउन फैट बोलते हो। और ये खासकर पता है कहाँ पाया जाता है? छोटे बच्चों में, ठीक है, यंग बेबी में पाया जाता है, या फिर कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल्स में पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा, अगर मान लो तेल की बूंदें, मैंने एक सेल के अंदर अगर मान लो घी की बूंदें ज़्यादा गिरा डाली, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करता है? इनके लिए एक इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, कि इनको गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तभी तो आप देखते होगे बचपन में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बिना कपड़ों के ठंड में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं उसी जगह पर बूढ़े चाचा जी को देख लो, वो अच्छा खासा कंबल ओढ़े बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब धूप निकले। बट बच्चों के केस में तो ऐसा नहीं होता, ये तो नंगे होंगे भाग रहे होते हैं हर जगह। मतलब इनमें ये जो फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, ये ब्राउन फैट वाला प्रेजेंट होता है, जो इनको काफ़ी गर्मी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको भी आप देखते होगे, उन्हें गर्मी कम लगती है, अरे मतलब ठंडी कम लगती है। तो ये कहाँ पर है? बेबीज़ में, यंग बेबी, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये क्या था? थोड़ा सा आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की कहानी थी। इसमें जो फैट ग्लोब्यूल वाली बात मैंने करी कि इनकी सेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे चलते हैं। हो गया? चलें थोड़ा आगे। लूज कनेक्टिव तो हो गया,
इसके बाद का याद है कौन सा था? डेंस कनेक्टिव हमें करना था, ठीक है। लूज कनेक्टिव के बाद हमें डेंस कनेक्टिव करना था। और डेंस कनेक्टिव में भी याद है कौन कौन सी चीज़ बताया था? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद है कि भूल गए हो? देखो हम क्या देख रहे थे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी हम क्या देख रहे थे? एक था डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, और एक था अपना क्या? डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में भी आपने यही देखा था, इनका जो कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट था, ये तो मैट्रिक्स था, ठीक है। इनमें फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा था? कुछ ऐसे रेगुलर टाइप का था। और डेंस है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तो ऐसा लगता है ये रेगुलर है। यहाँ पर जब हम बात करते थे डेंस इरेगुलर की, तो ऐसा लगता था कि इनमें जो अरेंजमेंट थी थोड़ी सी इरेगुलर टाइप की थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, कोई कहीं भी अरेंज हो गया था। कौन सा आपका? ये ऐसे है, मतलब कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जिसको आप क्या बोल रहे हो? डेंस इरेगुलर टाइप का। डेंस रेगुलर में भी ध्यान करो क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी, यही दो के बारे में पढ़ना था। एक था टेंडन, एक था लिगामेंट। टेंडन और एक था लिगामेंट। ये होते क्या हैं? टेंडन ऐसा होता है, समझ लो ये वैसा कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करेगा? ये मसल को और बोन को कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट वाला काम आ रहा है। ये समझो मैंने क्या बनाया, ये मैंने समझ लो बना दिया मसल। मसल को रेड से ही बना देता हूँ, है ना। देखना, ये मैंने क्या बनाया, समझ लो मैंने बनाया मसल। लिख दो इसमें मसल। मसल मैंने बनाया, और साथ ही साथ मैंने क्या बना दी यहाँ पर? बोन बना दिया, समझ लो। ये मैंने बनाया बोन। ये क्या है आपकी? बोन, बोन, ठीक है। जो कोई भी बोन को मसल से जोड़ कर रखता है, कुछ इस तरीके से समझ लो, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? इसी को आप टेंडन बोलते हो। इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसे आप क्या बोलते हो? टेंडन बोलते हो। तो लिगामेंट क्या होता है भाई? अगर इतना बता ही रहे हो तो लिगामेंट भी तो बता दो। लिगामेंट सिंपल सादा ऐसे समझो कि जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर देता हो, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर देता हो। ये एक बोन थी, दूसरी बोन ये वाली थी, ठीक है। एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू आपका होता था, ठीक है। L for ligament, L for ligation, ligation between two bone, ऐसे याद रख लो। ये क्या है आपका? लिगामेंट है। और लिगामेंट क्या करता है? कनेक्ट बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। और यहाँ पर हमें पता है कि इनके ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं,
इनकी अरेंजमेंट काफ़ी अजीब सी है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बताया भी था मैंने, स्किन में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, तो ये किसकी कहानी थी अपनी, ये अपनी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कहानी थी, जिसमें हमने देखा डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर वाले केस दोनों देखा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में भी हम क्या देखने वाले हैं, कार्टिलेज को, बोन को, इसके बारे में एक बार आप नोट डाउन कर लो, देन आगे चलते हैं। हो गया। चलो, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं हम। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं किसको, कार्टिलेज को पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के बारे में कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें, जैसे कि कार्टिलेज में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अच्छा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, उसको भी अभी हम देखेंगे कि इसकी बाहर की कवरिंग पे खाली आते हैं कौन, ब्लड सप्लाई होती है, जहाँ से न्यूट्रिएंट डिफ्यूज होकर पहुँचते हैं। बट ऐसा बोन्स में नहीं होता। बोन्स में उनके मैट्रिक्स में, उनके ग्राउंड सब्सटेंस में भी कहाँ पाया जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बट इनमें नहीं पाई जाती। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको नॉन वेस्कुलर भी बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ मैं ज़रा सा याद दिलाना चाहूँ, कार्टिलेज को देख के दिमाग में क्या आता है, काफ़ी लचीला सा है, ये सब क्या है, कार्टिलेज ही तो है। तो मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं मुड़ सकता है, और कोई चीज़ मुड़ सकती है उसको आप क्या बोलते हो, प्लाइएबल बोलते हो, जो मुड़ सकती है। ठीक है, तो ये प्लाइएबल होते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि सॉलिड्स हैं। ठीक है, सॉलिड है बट हार्ड नहीं होते, सॉलिड तो है। अगर लिक्विड होते तो ऐसे पिचके पिचके होते एकदम, बट ये है कैसे, सॉलिड है। तो सॉलिड है, प्लाइएबल है, सॉलिड है और प्लाइएबल है। प्लाइएबल मतलब मुड़ नहीं मतलब मुड़ सकते हैं। एवैस्कुलर होते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई ना होना। ये तो समझते हो ना, ब्लड सप्लाई ना होना, इतना तो समझ जाओगे। एवैस्कुलर है, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। अच्छा, इनमें प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज के प्रोटीन को हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, और इनकी सेल्स को आप क्या बोलते हो, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हो। और ये अगर हम कोई कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, चाहे वो कार्टिलेज हो चाहे बोन हो, उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होंगी, सेल्स हो गए, फाइबर्स हो गए और साथ ही साथ ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। तो क्यों ना इसको ज़रा सा आपको डायग्राम बना के ही समझा देता हूँ। ऐसे समझो कि ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में बना रहा था। एक तो सबसे बाहर की इनकी कवरिंग समझ लो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पेरिकॉन्ड्रियम भी आप बोलते हो। और यहीं पे आपकी क्या होगी, ब्लड की सप्लाई होती है और एज सच और कहीं नहीं होती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई अगर होगी तो ये पेरिकॉन्ड्रियम वाले एरिया में ही होगी। ठीक है, तो ये बाहरी लेयर आपकी क्या है, इसको आप बोलते हो पेरी मतलब बाहर, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज की, पेरिकॉन्ड्रियम। फिर इसके नीचे कुछ सेल्स होती हैं जिसको आप कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हो। एंड इन्हीं सेल्स से, इनको आप मदर सेल कह सकते हो, इन्हीं मदर सेल से इनके बेबी सेल बनेंगे जिसको आप कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हो।
तो ये क्या हैं आपके, ये सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। और हमें भी पता है अगर हम कोई टिश्यू बना रहे हैं तो उसमें ग्राउंड सब्सटेंस होगा ही होगा। ग्राउंड सब्सटेंस होगा, फाइबर्स होंगे, ठीक है, कोलेजन फाइबर, ये सारी चीज़ें। फाइबर्स भी ऐसे होंगे। अब सब कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड मैट्रिक्स कह लो। इनका ग्राउंड मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, प्लाइएबल, ऐसा कुछ टाइप का होगा। ये है इनका ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ये इनकी अंदर की सेल्स थी। और साथ ही साथ एक और मज़ेदार इसमें बात याद रखना, जैसे इसमें गड्ढे कुछ प्रेजेंट होते हैं। गड्ढे मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हम रोड पे जाते हैं, नई नई रोड बनी अच्छी खासी, बारिश हुई, क्या हो जाता है, उसी फ्लैट रोड पर ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। अब उस गड्ढों में कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसा ही होता है। बस ये समझो कि ये जो मैट्रिक्स है इनका, ये मैट्रिक्स भी एक फ्लैट लेयर था समझ लो, बीच बीच में ऐसे गड्ढे प्रेजेंट है, और हर उस गड्ढे में इनकी सेल्स, ये जो सेल बनाएंगी, ये सेल उसी गड्ढे में डिपॉजिट कर देती हैं, रख देती हैं कि भैया संभाल के रखो इसे, कहीं बाहर मत जाने दो। तो वो गड्ढा मैं ज़रा सा ऐसे ही बना दे रहा हूँ, देखना। उस गड्ढे को आप बोलते हो लैक्यूने, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए कर दो कि ये आपके क्या हैं, लैक्यूने हैं। ये आपके क्या हैं, गड्ढे हैं, जिसको आप कह रहे हो लैक्यूने। और कार्टिलेज में और बोन में अलग क्या होता है ये बताता हूं जरा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लैक्यूने। और हर एक लैक्यूने में एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। हो सकता है एक कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो सकता है कोई 2 कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। एक या 2 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। 1 और मोर इन ईच लैक्यूने प्रेजेंट, ठीक है। मतलब हर एक लैक्यूने में एक या एक से ज़्यादा आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन हमें पता है इसका क्या है, कार्टिलेज का प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या ये सब क्लियर है, ये सब बातें हमें समझ आती हैं। ये हमने क्या देखा अभी, कार्टिलेज के बारे में देखा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि कार्टिलेज के टाइप्स, कौन कौन से टाइप के कार्टिलेज होते हैं। यहाँ पर तो नहीं आएगा, आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा आगे बताता हूँ। हो गया होगा, चलो। कार्टिलेज ही चल रहा है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बता रहा हूँ, कितने टाइप के होते हैं। डायरेक्टली दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या है, देखना सर। देखो, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है ना, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज 3 तरीके के होते हैं। हेलाइन कार्टिलेज, जो आपके सिलेबस में दिया है वही बता रहा हूँ। एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज, देन लास्ट में एक आपका होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। ये 3 तरीके के कार्टिलेज होते हैं। हेलाइन कार्टिलेज ये वाला जो होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे जो आपकी जो ये बोन्स होती है लंबी वाली, जैसे आप कहते हो ना लिम्स एंड हैंड्स की बोन, लिम्स मतलब ये आपके पैर और ये सब की, ये सब बोन के जो जॉइंट होते हैं, यहाँ पे हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर,
जॉइंट ऑफ लिम्स एंड हैंड्स। किस में? एडल्ट्स में। इनके केस में आपको हेलाइन कार्टिलेज मिलेगी। और कहाँ पर आपको हेलाइन कार्टिलेज देखने को मिलती है? जैसे नाक है, नेजल सेप्टम में दिखती है। सेप्टम मतलब होता है जो किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा हो दो भाग में। ये नाक के बीचों बीच वाली ये जो लाइन गई हुई होती है, तो ये जो अंदर जो टिश्यू जैसा है ये कार्टिलेज का होता है, जो दोनों तरफ के नॉस्ट्रिल्स को क्या करता है? ओपन अप रखता है दोनों नॉस्ट्रिल्स को। बीच में ये जो डिवाइडर है क्या है? अंदर साइड से ये हेलाइन कार्टिलेज का बना है। तो आप कह सकते हो क्या कहाँ पर प्रेजेंट है? नेजल सेप्टम में। नेजल सेप्टम में। और कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? ये एक और जगह प्रेजेंट होता है, जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा एक चीज़ कि ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रिंग टाइप का प्रेजेंट होता है। आपका रिंग टाइप का कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिसको आप सी शेप कार्टिलेजनस रिंग भी बोलते हो। तो वो भी ध्यान रखना, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, कार्टिलेज रिंग इन ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे देख लो, जैसे मैंने कोई बोन बनाई, बोन के बीच में ये कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? ये समझ लो मैंने ऐसे बोन बना दी, एक बोन ये बना दिया और एक बोन समझ लो मैंने ऐसे बना दिया, दो बोन बना दिया। इन दो बोन के बीच में आपका हेलाइन कार्टिलेज ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये कार्टिलेज धीरे धीरे एज के साथ कम होता जाता है, तभी तो हम बोलते हैं बूढ़े लोगों को, जैसे बोलते नहीं है दादाजी अब बहुत ज़्यादा मत चला करो, आपका ग्रीस ख़त्म होता चला जा रहा है। ग्रीस मतलब आपका ये लिक्विड ख़त्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मत चलो वरना घुटनों में क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगी। मतलब ये लिक्विड लगभग ख़त्म होने की कगार पर आ गया, बहुत ज़्यादा चलोगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और जब भी फ्रिक्शन या घर्षण ये जब क्रिएट होता है तो स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप इन्फ्लेमेशन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनके आर्थराइटिस ये सब प्रॉब्लम होती है। कब? बूढ़ों की एज में। तो ये क्या है? आपकी हेलाइन कार्टिलेज है। यही क्या है? हेलाइन कार्टिलेज। क्लियर है? फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पीछे बैक की रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसको आप बैकबोन बोल रहे हो, ये छोटे छोटे ऐसे जॉइंटेड सेगमेंट्स में होता है। बोन्स वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे भी इसको। तो ये जॉइंटेड सेगमेंट्स में हमारी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। तो इन जॉइंटेड सेगमेंट के बीचों बीच यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? आपका फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन तो होता है कि ये कंप्रेशन को, मतलब दबाव को और खिंचाव को सह सके, ठीक है। इसलिए ये फाइब्रस कार्टिलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है। तभी कहा जाता है, जब ये आपने जब बोन्स वाले में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो प्यूबिक रीजन होता है, ठीक है, जो हमारे एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन होता है, वो प्यूबिक रीजन में जो बोन्स होती हैं, वैसे एम्ब्रियो जब आप छोटे होते हो, बच्चा जो होता है, तो वो कार्टिलेज क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं, जॉइंटेड नहीं होती हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें जॉइंट हो जाती हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्रिएट कर देती हैं, मतलब एक सिंगल बोन में काउंट होने लगती है। ये वहाँ पे और डिटेल में भी देखेंगे। यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है, वो दोनों एग्जाम्पल कहाँ पर ये फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी। एक तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, साथ ही साथ दूसरी जगह प्यूबिक सिम्फाइसिस। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आप यही समझो, ये रहे वर्टिब्रे, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है, और इन वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच आपकी फाइब्रस कार्टिलेज ऐसे मान लो प्रेजेंट होगी। तो ये सब क्या है? आपकी फाइब्रस कार्टिलेज।
ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो काफ़ी ज़्यादा, कहाँ देखने को मिलती है? ये ईयर पिन्ना में देखने को मिलती है और ये नोज़ के टिप पे देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? ईयर पिन्ना और नोज टिप, ये दो जगह आपको देखने को मिलती है क्या? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया होगा, कार्टिलेज देख लिया हमने। थोड़ा सा बोन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक आए हैं, इतना दूर आए हैं, तो क्यों ना बोन के बारे में चर्चा कर ली जाए, हड्डियों के बारे में। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है। ठीक है, चलो मैंने गलती से मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप हेडिंग डाले रहना। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? बोन। बोन का नाम सुनते ही हड्डी ध्यान आता है क्या चीज़? कि ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी हार्ड होती है और ये मुड़ भी नहीं सकती, आप इसको मोड़ो तो, मतलब नॉन प्लाइएबल भी तो होती है। तो ये हार्ड होती है, नॉन प्लाइएबल होती है। कार्टिलेज में तो हमने देखा था कैसे होती है, ए वैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर कह लो, ये वैस्कुलर होती हैं, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई होगी। और इनमें क्या खास बात है उनके कंपैरिजन में? इनमें कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कैल्शियम के आयंस भी प्रेजेंट होंगे। मतलब कैल्शियम सॉल्ट्स इसमें कौन से वाले होंगे? खासकर कैल्शियम फॉस्फेट होंगे, जो इनको काफ़ी मजबूती देते हैं। और कोलेजन फाइबर तो होंगे ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिच होते हैं किसमें? रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स कैसे? कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉस्फेट वाला, फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। एंड कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स। अच्छा, बोन के सेल्स को तो आप ऑस्टियोसाइट्स बोलते हो, इनकी प्रोटीन को आप क्या बोलते हो? ऑसिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ऑसिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना ज़रा। और एक और बात इसमें ज़रा सा बताऊं कि जैसे अगर मैं बोन बनाने की कोशिश करूं कि इसमें बोन का एक और काम इसमें क्या होता है, देखो ये अगर मैं बोन ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये बोन है, बोन के बीचों बीच एक रीजन होता है, ठीक है, इस बीचों बीच वाले रीजन को आप क्या बोलते हो? येलो बोन मैरो बोलते हो, येलो बोन मैरो। ठीक है, इसको आप येलो बोन मैरो बोलते हो। इसके अंदर फैट भरा होता है, इसमें फैट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर का एक रीजन होता है जिसको आप रेड बोन मैरो बोलते हो। रेड से ही बना दे रहा हूं, ध्यान रहेगा। इस पार्ट को आप क्या बोलते हो? रेड बोन मैरो, जहां पे ब्लड की सेल्स बनती हैं। ठीक है, हीमोपोएसिस आप कह सकते हो इसका दूसरा नाम, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को आप हीमोपोएसिस कह रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों तरफ आपकी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। अरे ये आपकी रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, जहां पर क्या बनेगा?
फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड की सेल्स का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये येलो बोन मैरो थी जो कि फैट इसमें प्रेजेंट होगा, बट जब कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है कभी कभार, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में ये येलो बोन मैरो भी क्या काम करने लगता है, मतलब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ये भी करने लगता है। बट नॉर्मली अगर आप देखो तो रेड बोन मैरो ही क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्या ये चीज़ें क्लियर है? मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको एक वो हैवर्शियन सिस्टम वाला थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि वो होता क्या है। ध्यान से देखना ज़रा सा, यहाँ पर इन सभी के किनारे किनारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मैं एकदम गोलाई में नहीं बना रहा हूँ, जस्ट ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, कि ऐसे सेल्स इनमें किनारे 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 कई जगह पूरा प्रेजेंट होती हैं, इस साइड भी और दोनों साइड इधर भी। ठीक है, बाजू वाले साइड में भी ऐसा ही होगा। और इनके बीच में, इनके जस्ट बीच में आपको कुछ ऐसे गड्ढे से नज़र आएंगे, कैविटी सी नज़र आएगी। इसको मैं गोल बना रहा हूँ, इसको सेल मत समझना, ये गोल कैविटी सी नज़र आती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये कैविटी जो है, कैविटी के आसपास क्या है, सेल्स हैं। वो किसकी सेल्स हैं, ये इन्हीं बोन की सेल्स हैं। तो अगर मैं इतना सेगमेंट आपको कट करके बाहर दिखाने की कोशिश करूं, सिर्फ इतना सेगमेंट, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा सिस्टम। और यहाँ पे देखना, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने बनाया गड्ढे इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, इसको आप कहते हो कैनाल। जैसे समझ लो कि जैसे कभी देखा है गाँव में, जब कभी भी कोई भी चीज़ की खुदाई होती है तो बीच में कोई एक मेटल का कोई मोटा सा रॉड ऐसे बीच में डाला जाता है ज़मीन में, तो होता क्या है, ज़मीन में काफ़ी बड़ा होल हो जाता है। तो वो होल में क्या, जब कभी बोरिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ों में, तो ऐसे आप समझ लो। या फिर आप समझ लो कि मैंने कोई पेज लिया, उसमें बीचों बीच मैंने ऐसे होल कर दिया, तो वो पूरा क्या है, गुफा की तरह दिख रहा है, कैनाल की तरह दिख रहा है। तो उसी को आप क्या बोलते हो, इस पूरे गुफा को, इसको आप हैवर्शियन कैनाल बोलते हो, जो कि ऐसे बीचों बीच आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको जो आप है, ये जो कैनाल है, इसको आप क्या बोलते हो, हैवर्शियन कैनाल बोलते हो। साइंटिस्ट के नाम पे ये आया है, और ये क्या है, कैनाल है। इन्होंने ये चीज़ नोटिस करी थी। और इस हैवर्शियन कैनाल के आसपास आपके ऐसे छोटे छोटे गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसमें बताया था, किसमें, कार्टिलेज में बताया था कि उस टिश्यू में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और उस गड्ढों में सेल्स भरी होती हैं। उसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट ही, यहाँ पर हर एक गड्ढे में एक एक सेल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे समझ लो, उस गड्ढे को ऐसे दर्शाने के लिए मैंने क्या बना दिया, जस्ट ऐसे बना दिया। चलेगा कि गोल गोल बना दूँ, कोई दिक्कत ना है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना देता हूँ। होता नहीं है कि ऐसे आप समझ लो सेमी सर्कुलर टाइप का, ऐसे गड्ढे दिखाने के लिए जस्ट बना दिया, ऐसे एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं तो आप कहो कि ऐसा कौन सा इसमें लैक्यूने होते हैं, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे सर्कुलर वे में अरेंज है, ऐसे लग रहा है ना कि ये सर्कुलर वे में अरेंज है। और ऐसे देखने में लगता है कि कोई कटोरी है ना, कटोरी रख दी गई है। इन्हीं सब में, इन्हीं लैक्यूने में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेल्स ऐसे लगता है स्टार शेप की सेल्स हैं। ये स्टार शेप की सेल ऐसे लगती हैं कि जैसे स्टार जैसा नज़र आ रहा है, सितारा नहीं है कोई। तो ये ऐसे लगता है कि ये सितारा जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप मिलाने की कोशिश करो, अगर आप इन सभी को
ये सब क्या है आपके, ये तो थे आपके क्या लैक्यूने, ये आपके क्या है लैक्यूने। और इसके अंदर जो रेड रेड प्रेजेंट है, ये जो रेड रेड आपका इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये है आपकी ऑस्टियोसाइट, जिसको आप बोन सेल बोल रहे हो, ठीक है। और ये बोन सेल प्रेजेंट होती है 1 इन ईच लैक्यूने, हर एक लैक्यूने में सिर्फ एक प्रेजेंट होगी बोन की सेल। तो अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे ना, फ्लूइड तो भरा ही होता है, मैट्रिक्स तो भरा ही होता है। अब अगर इसका मैट्रिक्स ऐसा मुझे नज़र आने लगे कि ऐसे लगता है कि ये एक सर्कुलर फॉर्म ऐसे बना रहा है, ठीक है, तो यही इसका मैट्रिक्स जो सर्कुलर फॉर्म अरेंजमेंट दिखा रहा है, इसी पूरे अरेंजमेंट को, इसी सर्कुलर फॉर्म अरेंजमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ हैवर्शियन सिस्टम, ठीक है। हैवर्शियन कैनाल क्या था, ये जो बीच की गुफा जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। और इसी कैनाल के इर्द गिर्द ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट जो मेरे को दिख रहा है मैट्रिक्स का, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन सिस्टम। अच्छा, ये हैवर्शियन सिस्टम कैसा नज़र आ रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं ना, तो ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा एक हैवर्शियन सिस्टम है। मतलब ये एक हैवर्शियन सिस्टम, ये एक हैवर्शियन सिस्टम, ये एक हैवर्शियन सिस्टम, ये सब क्या है, हैवर्शियन सिस्टम है। और ब्लड की सप्लाई भी ध्यान रखना इसके अंदर ही होती है, मैंने जस्ट बनाया नहीं, बस ध्यान रख लेना कि ऐसे समझ लो ब्लड की सप्लाई भी यहाँ सब हो ही रही है बीच बीच में। एक्चुअल में बीच में तो नहीं नज़र आएगी, ये कैनाल के आसपास होती है, बट चलो मैं बना ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। और किनारे किनारे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो ब्लड सप्लाई कर रहे होंगे। तो ये जो आपका बनके तैयार हुआ, ये क्या है, आपका हैवर्शियन सिस्टम है, हैवर्शियन सिस्टम। ठीक है। और यही पता है, यही मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है, यही मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, यही मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये बोन में ही आप एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करके लिख भी लो कि बोन ही बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है। मतलब कि बॉडी का प्रॉपर शेप कैसा नज़र आएगा, ये कौन तैयार करता है, पूरा ढांचा कौन तैयार करता है, बोन ही तैयार करता है, ठीक है। बोन ही ऐसा टिश्यू है, इट इज़ द ओनली टिश्यू, इट इज़ द ओनली टिश्यू which provide structural framework to the body, structural framework to the body। जो बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो क्या है, आपका बोन होता है, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। आप ये एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो अच्छे से। देन थोड़ा सा बता देता हूँ कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मसल सेल वाले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बाकी नर्वस टिश्यू और मसल्स वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल आपकी, और आपका दूसरा एक था ना जिसको स्मूथ मसल कहते हो, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तब तक आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा?
वैसे तो पढ़ेंगे हम पूरे चैप्टर में ही, बस थोड़ा सा आइडिया ही दे रहा हूँ मसल के बारे में। मसल टिश्यू, पहले तो थोड़ा सा मसल का स्ट्रक्चर देख लो। मसल कैसे कैसे सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, आप ऐसे समझ लो कि देखो ये मैंने बनाई मसल, मसल की ये सबसे बाहर की चीज मैंने बनाई है, और इस मसल के ऊपर कवरिंग होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ये, ठीक है। ये क्या है, मसल है। फिर इस मसल के अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे पीछे तक कनेक्टेड होगा, ऐसे पीछे पीछे तक। हर एक को अगर मैं निकाल के देखना चाहूँ तो मुझे कैसा नज़र आएगा। ये जो दिखा इसको आप बोलते हो फेसिकल। इसको आप बोलते हो फेसिकल। और हर फेसिकल में आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। और जब मैं इसको बाद में जूम करता हूँ तो ये जो निकल कर आई ये क्या है, मसल सेल कह लो इसी को, या इसी को आप मसल फाइबर कह लो, एक ही बात है। और यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। और यही मसल सेल के अंदर ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसको आप क्या बोलते हो, मायोफिब्रिल्स। ये इसमें क्या है, मायोफिब्रिल्स। और इन सभी, ये जितने भी आपने देखे, सबके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है। सबके ऊपर ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती ही होती है। और ये जो सबसे बाहर की लेयर आपको इनमें नजर आ रही है ना, ये वाली अंदर के साइड की ये लेयर, इसको आप बोलते हो एपीमाइसियम। एक सेकेंड, एपीमाइसियम, ठीक है। और इसके बाहर की ये जो लेयर होती है इसको आप क्या बोल रहे हो, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, ये कवरिंग तो पता है ना, ये वाली कवरिंग, इसको जिसको कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग कह रहे हैं, जो सब में प्रेजेंट है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, ठीक। और सबसे लास्ट में किसकी है, इसकी, इसको आप कह रहे हो अंदर वाली को ही एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो ये जस्ट बेसिक सी बातें याद रखो कि मसल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, लेयर बाय लेयर क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। मसल के टाइप अगर आप देखो, टाइप्स ऑफ मसल्स, तो आप देखोगे एक होती है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। एक होती है आपकी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल। एक आपकी होती है कार्डियक। कार्डियक मसल होती है जो कि हार्ट की मसल होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल ये डायरेक्टली क्या है, आपके स्केलेटल कंपोनेंट से डायरेक्टली अटैच होती है, मतलब ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इसको आप स्केलेटल मसल बोलते हो। और ये स्केलेटल मसल वॉलेंट्री इन नेचर होती है। वॉलेंट्री इन नेचर का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा शक्ति से ये मूव करेगी, मतलब ये जब भी मैं मूव कराऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होंगी। कौन, स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये मेरी स्केलेटल एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़े। बट स्मूथ मसल हो गए या कार्डियक मसल जो कि हार्ट की टिश्यू है, ये हार्ट के लिए है, ठीक है।
स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो होते हैं ये आपकी मर्जी से काम नहीं करते। ये स्मूथ मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके जीआई ट्रैक में, मतलब ईसोफेगस, ये आपका पूरा पूरा ये जो गट वाला लाइनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल का ये जो पूरा है जिसमें इंटेस्टाइन, स्टमक सब कुछ आया, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप तो कंट्रोल करते नहीं हो, मतलब ये ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं। जो आपके कंट्रोल में ना हो उसको आप क्या बोलते हो, इनवॉलेंट्री इन नेचर है। उसी तरह हार्ट आपके मर्जी से बीट नहीं करता, ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो ये भी इनवॉलेंट्री होता है। वो तो हम लिखेंगे। क्या ऐसे ही नॉर्मल से इसका डायग्राम बना दूँ? ये समझ लो मैंने क्या बनाया, ऐसे समझो ये मसल थी, इन मसल के अंदर कुछ इस तरीके के इनके सेल प्रेजेंट थे जो कि मुझे दिखे सिलेंड्रिकल, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ध्यान रखना। सिलेंड्रिकल शेप होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ये स्मूथ मसल कैसे होते हैं, ऐसे लगता है कि फ्यूजी फॉर्म की तरह है, या स्पिंडल शेप भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, और इनका न्यूक्लियस यहाँ का ही होता है। तो ये कैसे होते हैं, फ्यूजी फॉर्म, और इनमें मल्टी नहीं, यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये कैसे होते हैं, इनमें ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इनमें ऐसी ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, और इनमें ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं बताता हूँ। ये इंटरकैलेटेड डिस्क कुछ नहीं होते हैं, बस यही समझो जैसे आपको जंक्शंस बताया था मैंने आयंस का इन सब का ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये डिस्क एक तरह के ऐसे कनेक्टेड रॉड्स आप समझो जहाँ से फटाफट से कंडक्शन हो सकता है, मतलब इनको ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, किसी आयंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप समझो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कि ये कोई लोहे की चीज़ है, इस पर मैंने ज़रा सा करंट छुआ, फटाफट से फ्लो किया, आप ऐसा समझो। तो ये इनमें ऐसे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसकी वजह से फास्ट कंडक्शन होता है, तभी ये बहुत फटाफट से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। इनमें भी सेल्स होती है, ये भी यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन के होते हैं, ठीक है। इनमें यही एक खास चीज़ होती है कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कंडक्शन को काफ़ी फास्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कार्डियक मसल में, ये ध्यान रखना ज़रा सा, ठीक है। और नॉर्मल सी क्या बातें हैं, ये ब्रांच्ड होती है, ब्रांच होती हैं, ये फ्यूजी फॉर्म ये सब थी, ये सब अनब्रांच है ना, अनब्रांच, ये भी कैसी है, अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच है, साथ ही साथ ये भी यूनी न्यूक्लिएट है, ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है। ये जैसे सिलेंड्रिकल था, ये भी ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ये वॉलेंट्री नेचर में होती हैं और बाकी सब इनवॉलेंट्री होती हैं। ये वॉलेंट्री होती हैं और बाकी इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री, ठीक है, जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये सारी चीजें कर रही होती हैं। कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी ये स्केलेटल मसल्स, कहाँ पर पाई जाएंगी, आप समझ लो ये आपके आर्म्स में, मसल्स ऑफ आर्म्स, ये आर्म्स है इनकी मसल्स, या लेग की जो मसल्स हैं, मतलब जो हड्डियों से जुड़ी हुई है, तो मसल्स ऑफ आर्म्स लिख दे रहा हूँ, मसल्स ऑफ आर्म्स, तो ये याद रहेंगे। दूसरी चीज़ स्मूथ मसल्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इन जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसी को आप कह लो क्या, एलिमेंट्री कैनाल में पूरे प्रेजेंट होंगे। और ये सबको दिख रहा है प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में ये
प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये कुछ आपकी थोड़ी सी मसल्स की बेसिक सी बातें हैं सारी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, सही से आ जा भाई। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेना। और साथ ही साथ थोड़ा सा नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है, तो वो क्या है, पूरा उस चैप्टर में ही समझ आएगा अच्छे से, काफ़ी डिटेल में। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर रहे होंगे वहाँ काफ़ी डिटेल में समझेंगे। यहाँ तो इन तीनों के टाइप्स थोड़े बताए हुए थे तो मैंने रिलेट कर दिया, बाकी इसका भी पूरा डिटेल स्ट्रक्चर कहाँ है, पूरे चैप्टर में ही है। जब आप पढ़ोगे क्या, मसल्स वाला टॉपिक पूरा जब आप पढ़ रहे होगे, नर्वस टिश्यू का टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे न्यूरॉन्स वाली सारी चीज़ें समझ आएंगी। और जो ब्लड वाला पार्ट है आपका, ब्लड एंड लिम्फ वाला पार्ट, ये आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे उस पर पूरा का पूरा चैप्टर ही बना है। तो ये तीनों जो सेगमेंट हैं आपके मेजर ये पूरे चैप्टर्स में ही कवर होंगे। ठीक है, देन हम अगला टॉपिक यहाँ से लेंगे क्या, कॉकरोच को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, हो सके तो एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके देन आप नेक्स्ट क्लास में कॉकरोच से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू सो मच।